शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चीता कार पर लपका है। ये तस्वीर देखिए, चीता कैसे छलांग लगा कर आया है और गाड़ी पर लपका है। ये तस्वीर है असम की। ये देखिए, यहां से छलांग लगाई इसने, छलांग लगाकर गाड़ी पर झपटा है। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा, नोएडा में बाकायदा अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीर देखिए, कहां से छलांग लगाई, कूदा और गाड़ी पर आकर झपटा है चीता। असम की तस्वीरें है, तेंदुए ने, तेंदुए के आतंक से असम में ये देखिए भागा, गोली चलाने के बाद ये भागा और उसके बाद ये देखिए छलांग लगाई इसने और इस छलांग के बाद गाड़ी पर झपटा है। गाड़ी चलाने वाला दहल गया अचानक जब तेंदुआ सीधे गाड़ी पर कूद पड़ा है। उसके बाद वो भाग गया। ये देखिए, गाड़ी में बैठा था, फायरिंग हुई, निकला गाड़ी से बाहर, छलांग लगाई और उस छलांग लगाने के बाद बाहर निकला। ये देखिए, पूरी ऊंची दीवार फांदी और उसके बाद गाड़ी पर झपट पड़ा है। और इसी तरह का आतंक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यहां भी तेंदुआ देखा गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आज की एक सबसे बड़ी खबर की। राहुल में राम से बिगड़ेगा काम। राहुल गांधी में राम नजर आ रहा है। सोचिए कब राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में घुसने वाली है। यूपी में घुसने से पहले राहुल की तुलना राम से बेवजह नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि मोदी से लड़ना उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट में आसान नहीं है। मोदी राम भक्त है, मोदी शिव भक्त है और बीजेपी का खास कॉपीराइट है जिसे कोई नहीं छीन सकता। जब ओरिजिनल है लोग कहते हैं तो फिर फोटो कॉपी कांग्रेस और राहुल गांधी की जरूरत क्या है। इसीलिए कांग्रेस को राहुल गांधी में राम नजर आ रहा है, इसीलिए मोदी में रावण नजर आ रहा है। यह पूरी रणनीति है 2024 के चुनाव से पहले। रिपोर्ट देखिए जरा। आपके रावण के जैसा 100 मुख है, आपके रावण के जैसा 100 मुख है। तो राम जी भी पहुंचेंगे, तो राम जी भी पहुंचेंगे। कांग्रेस के लिए मोदी तो रावण है लेकिन राहुल गांधी राम है। जिस कांग्रेस को राम पर यकीन नहीं था वो अपने सबसे बड़े नेता की तुलना राम से क्यों कर रही है और मोदी को रावण बताकर क्या साबित करना चाहती है। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ तो वो तपस्या कर रहे हैं। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो राहुल में राम बेवजह नहीं दिख रहे, इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी टीम की पूरी तैयारी है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। यूपी और पूरी हिंदी बेल्ट में बिना राम किसी का बेड़ा पार नहीं होता। तो भारत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सबसे बड़े राम भक्त पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 2024 से पहले उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदी बेल्ट में एक ही नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को बिना राम के राहुल की मेहनत फ्लॉप लग रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। लेकिन राहुल ब्रिगेड ने ठीक से तैयारी नहीं की, राम से राहुल की तुलना कर सेल्फ गोल कर लिया है। अब आप सोचिए जरा, अचानक कैसे कांग्रेस को राम याद आ गए, अचानक कैसे कांग्रेस ने राम की तुलना राहुल से कर दी। वो कांग्रेस देखिए जरा, ये कांग्रेस राम के लिए क्या कहती है। कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया, भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया, राम सेतु के होने से इनकार करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मना कर दिया, श्री राम और सिया राम में फर्क बताया, भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए थे, जय श्री राम का नारा लगाने वाले राक्षस हैं, यह तक कहा। ऐसी पार्टी अब अपने बड़े नेता की तुलना किससे कर रही है? राम से। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। यूपी में जाने से पहले अब राम नजर आ रहे हैं राहुल में भी। सोचिए, ये पार्टी में राम क्यों दिख रहे हैं अपने नेता में? यह है वजह। देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में 3 दिन राहुल की यात्रा है। अब देखिए कहां कहां जाएगी। 80 सीटों वाले राज्य में सबसे कम वक्त यात्रा होने वाली है, इसीलिए राहुल में राम दिख रहे हैं। लोनी बॉर्डर से शुरू होगी, गाजियाबाद से यात्रा शुरू होगी, 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करेगी। उसके बाद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद बागपत पहुंचेगी 4 जनवरी को। बागपत के बाद बागपत से शामली जाएगी राहुल की यात्रा, और शामली के बाद कैराना जाएगी 5 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा। और कांग्रेस ने यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। 3 दिन में 3 जिलों को कवर करेगी यात्रा। इसके बाद हरियाणा में यात्रा की शुरुआत होगी। और कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है, हर वो राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, ये वो राज्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, बिना राम के नाम के यहां काम नहीं चलना है। इसलिए जहां लगे राम को गले लगाने से काम हो रहा है, वहां गले लगा लो। जहां राम पर हमला करने से काम होगा, तुष्टीकरण से, वहां वो भी कर लो। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और गौरव भाटिया। वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे सहूलियत के हिसाब से राम का इस्तेमाल होता है। सुनिए। देश का राम भक्त कांग्रेस को इसकी सजा देगा। उनको तुलना करना है, किसी भी नेता को चमचागिरी करना है, करे, लेकिन वो मेरे भगवान राम जी से कोई तुलना करने का काम ना करे। कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, उनसे तुलना कर लें, और दुनिया में नेता उनसे तुलना कर लें, लेकिन भगवान श्री राम से श्री राहुल गांधी जी की तुलना यह अनुचित है। मैं एक राम भक्त के नाते भी इसको गलत मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी इसका विरोध करता हूँ। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। कि वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। अब मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में फटे हाल है कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में जानबूझकर राहुल की तुलना राम से की गई, क्योंकि 24 में राम के नाम का ही सहारा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए। अब आपको मैं हकीकत बताने जा रहा हूं। 2024 के चुनाव में वक्त कम बचा है। अब कांग्रेस को लग रहा है राम का नाम नहीं लिया तो बंटा धार तय है। जरा नतीजे देखिए, पिछले 20 साल के नतीजे में कांग्रेस के आपको दिखा रहा हूं। 2004 में कांग्रेस के पास थी 9 सीटें और बीजेपी के पास 10 सीटें, सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। 2009 में 5 साल बाद चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस के पास थी 21 सीट और बीजेपी के पास थी 10 सीट। फिर देखिए 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस आ गई 2 पर, सिर्फ अमेठी और रायबरेली, और बीजेपी के और एनडीए के खाते में 71 सीट। अब देखिए 19 का नतीजा जब आया तो 2 से आ गए 1 पर, अमेठी हार गए, रायबरेली बची है सोनिया गांधी की, और बीजेपी के पास 62 सीटें। अब 24 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर राम नाम छा गया तो ये एक जो सीट है वो भी चली जाएगी रायबरेली की। मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 में बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है और कांग्रेस का जीतना उस लेवल पर, उस पिच पर नामुमकिन है। ये आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, और ये देख रहे हैं राम मंदिर में निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है, जिस स्पीड, जिस रफ्तार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तीव्रता से बता रहा है कि 24 चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा और शुरुआत भी हो जाएगी, यानी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद होंगे 24 के चुनाव। तो आखिर कांग्रेस बीजेपी के सामने कहां ठहरेगी, इसलिए राम को करीब लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए जरा, बीजेपी की रणनीति के आगे फ्लॉप हो जाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, 50% से ज्यादा मंदिर बन भी चुका है। जनवरी 2024 में भक्तों के लिए इसे खोला जा सकता है। 2024 में ही लोकसभा का चुनाव भी होना है
और बीजेपी को राम मंदिर निर्माण से फायदा मिलना बिल्कुल तय। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे कमजोर है। 2019 में चुनाव में गढ़ में अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे। सोचिए, सिर्फ सोनिया गांधी के पास एक सीट बची है और 24 में राम मंदिर का निर्माण हो गया, उद्घाटन हो गया। उसके बाद जब चुनाव होंगे तो ये एक सीट बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। 24 में उत्तर प्रदेश पर अब कांग्रेस का फोकस जरूर है। 2024 के लिए राम के नाम का कांग्रेस अब सहारा ले रही है। बिना राम के कांग्रेस का हिंदी बेल्ट में काम नहीं बनेगा। हिंदी बेल्ट में भारत जोड़ो की एंट्री के साथ ही अब राम की याद आ गई है राहुल को। सोचिए जरा, राहुल ने पहले जय सिया राम का मुद्दा उठाकर बीजेपी को टारगेट किया। जय सिया राम पर बीजेपी आरएसएस पर हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी की तुलना रावण से कर दी। यह सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग में सब शुमार है। राहुल में राम और मोदी में रावण दिखता है। इस नैरेटिव को फैलाया गया। वोट बैंक के लिए जानबूझकर कांग्रेस ने एक एजेंडा सेट किया है, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का है और उनका कॉपीराइट है। बीजेपी ने कई सालों से इस मुद्दे पर आंदोलन भी किया है। राम मंदिर निर्माण के मौके पर खुद पीएम मोदी पहुंचे थे। 2024 में मंदिर खुल जाने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। हिंदू वोट बैंक एकजुट होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब कांग्रेस राम के नाम पर सियासत कट वोट चाह रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का नारा लग चुका है 24 के लिए। इसका मतलब वोटर राम नाम पर बीजेपी के साथ खड़ा होगा आकर। तो फिर आखिर कांग्रेस करेगी क्या? दूर मत जाइए। जब से यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल ने जैसे ही हिंदी बेल्ट में एंट्री की, या मैं आपसे कहूं जिन राज्यों में राम मंदिर निर्माण का सबसे ज्यादा असर है, उसके बाद से मोदी को रावण कहना हो, जय सिया राम की याद आ रही हो राहुल गांधी की, अब राहुल को की तुलना राम से करना हो, ये उसके बाद से शुरू हुआ। सोचिए जरा, राहुल गांधी ने जय सिया राम का जिक्र किया था, सुनिए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। और जहाँ तक श्री शब्द का इस्तेमाल है, कोई भी हिंदू जानता है, सनातन धर्म में मानने वाला जानता है कि हमारे धर्म में किसी भी चीज़ की शुभ शुरुआत के लिए हम जैसे ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। तो पता नहीं किसने उनको सनातन धर्म की अचानक इतनी जानकारी दी है। शायद ये जानकारी ना दी हो। तो अगर वो नहीं चाहते कि माँ के उस स्वरूप की पूजा करे हिंदू, तो आकर हिंदुओं को बताए। क्यों कांग्रेस अब राम नाम जप रही है, यह आपको बता रहा हूं। पूरी हिंदी बेल्ट में जहां जहां राम मंदिर का प्रभाव है, वहां कांग्रेस की हालत मैं आपको बताने जा रहा हूं। राम मंदिर निर्माण पूरा होगा, जिन राज्यों में इसका असर होगा, वहां अभी 19 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या है देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक सीट, बीजेपी के पास 62 सीट। यहां भी बेड़ा गर्क है। बिहार में देखिए जरा, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास एक सीट, बीजेपी के पास 17 सीटें हैं बिहार में। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में कांग्रेस के पास एक है और बीजेपी के पास 28। ये वो राज्य है जहां राम मंदिर निर्माण का और राम जी का सबसे ज्यादा असर होगा। गुजरात में 26 में से कांग्रेस के पास 0 और बीजेपी के पास 26 है। अगला राज्य है राजस्थान। 25 सीटें राजस्थान में, बीजेपी के पास 25 और कांग्रेस के पास 0 है। ये वो राज्य है 2024 में मंदिर बनने के साथ ही इन पर प्रभाव होगा। दिल्ली में 7 सीटें, 7 की 7 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास अंडा है यहां भी। हरियाणा में 10 सीटें, कांग्रेस के पास 0 है, बीजेपी के पास 10 सीटें, 10 में से 10। झारखंड में 14 में बीजेपी के पास 12 है और कांग्रेस के पास 1 सीट है। ये जो आंकड़े, छत्तीसगढ़ देखिए, 11 में से 9 बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। ये तब हैं जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। निर्माण के बाद सोचिए इन राज्यों में क्या असर होगा। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, 4 की 4 बीजेपी के पास, कांग्रेस 0 है।
ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और यही वजह है कि इसीलिए कांग्रेस को अगर आप देखिए तो राहुल गांधी को कभी योगी कह रहे हैं, कभी तपस्वी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इन राज्यों में योगी, तपस्वी और राम भक्त बनकर ही इन्हें वोट मिलेगा। सुनिए जरा। एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। तपस्या होती है, राजनीति होती है। अगर देश नहीं रहा तो हम क्या चुनाव लड़ेंगे और क्या चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी निश्चित तौर से योगी हैं, वो योगा करते हैं, इसीलिए उनके अंदर ये ताकत है कि वो इस ठंड के अंदर, जब बीजेपी के लोग बाहर सड़कों पे बगैर कंबल के निकलने की हिम्मत नहीं करते, बगैर कोट के निकलने की हिम्मत नहीं करते, वो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब आप सुन रहे हैं, पूरी कांग्रेस की टीम, पूरी राहुल की टीम राहुल को एक तपस्वी, योगी साबित करने और घोषित करने में जुट गई। इसके पीछे 24 का चुनाव है। राहुल गांधी ये समाज सेवा के लिए कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं, मकसद है 2024। और पूरी कांग्रेस सोशल मीडिया पर बता रही है राहुल तो टी शर्ट में घूम रहे हैं, राहुल को तो ठंड नहीं लगती है, राहुल आखिर क्या खाते हैं जो उन्हें ठंड नहीं लगती। पूरी कांग्रेस ये बताने में जुटी है कि यही दरअसल तपस्या है। राहुल एक तपस्या में लीन और विलीन है, इसलिए जो तपस्वी होता है वो सब कुछ भूल जाता है, इसलिए ठंड नहीं लग रही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सोशल मीडिया पर एक ही बात है कि आखिर राहुल को ठंड नहीं लग रही। देखिए जरा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं क्या लिख रहे हैं पिलर ग्राफिक्स से, क्या लिख रहे हैं बार बार कि आखिर राहुल को ठंड क्यों नहीं लग रही है। देखिए, चेहरे का तेज और माथे का तिलक बता रहा है भारत जोड़ने का लक्ष्य लिए एक तपस्वी आ रहा है। सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं राहुल गांधी असाधारण मनुष्य हैं, हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और वो हम जैकेट पहन रहे हैं, राहुल टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? वो एक योगी की तरह हैं जो अपनी तपस्या ध्यान से कर रहे हैं। राहुल गांधी, जयराम रमेश लिख रहे हैं, राहुल गांधी की चमड़ी की बात कर रहे हैं वो, और इसी कारण उन्हें ठंड नहीं लगती है। ऋतु चौधरी लिख रहे हैं दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में केवल एक टी शर्ट पहने अल सुबह यात्रा पर चलने वाला कोई योगी ही हो सकता है। ये जो सारे बयान और ट्वीट हैं ये बता रहे हैं कि कैसे राहुल को कोशिश की जा रही है 24 में तपस्वी, योगी और राम भक्त बनाकर पेश करने की। लेकिन ये काम करेगा क्या? जरा सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। राम को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, राम के बताए हुए संदेश को फॉलो करते हैं। बीजेपी के लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि जो आदमी भगवान के पद चिन्हों पे चलता है उसमें इतनी ही ताकत आ जाती है। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। क्या सलमान खुर्शीद किसी और भगवान या किसी और धर्म के इष्ट के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। परंतु बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान। अब मैं आपको कांग्रेस की पूरी प्लानिंग बता रहा हूं। 24 से पहले राम के सबसे नजदीक दिखाई देना है, इसलिए क्या क्या कर रही है कांग्रेस वो देखिए जरा। राज्य दर राज्य कर रही है कांग्रेस की तैयारी। यह है छत्तीसगढ़ चुनाव में भगवान राम की शरण में चली गई कांग्रेस। भूपेश बघेल ने राम गमन पथ विकास की योजना चलाई है और माना जाता है कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में 10 साल बिताए। वनवास के 14 साल में 10 साल छत्तीसगढ़ में रहे। भूपेश बघेल सरकार ने इसको लेकर योजना बनाई बाकायदा। भगवान राम के वनगमन पथ को विकसित किया जा रहा है और 9 चुनिंदा स्थानों को राम वनगमन पथ से जोड़ा जा रहा है। हर गांव में राम भक्ति की अलख जगाई जा रही है। यह कांग्रेस कर रही है, बेवजह नहीं है। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता भी कराई जा रही है। 16 से 18 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। रायपुर में माता कौशल्या का मंदिर भव्य रूप ले चुका है। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? बेशक इन जगहों पर इनके पास शून्य हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस भी भगवान राम की शरण में 2023 चुनाव के पहले सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस है।
रामनवमी, हनुमान जयंती पर पार्टी नेताओं की पूजा पाठ चल रही है। यह बता रहा है कि तैयारी क्या है। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है, हिंदुओं की, राम भक्तों की बहुत आस्था है राम में। राहुल की तुलना राम से करने से काम बनेगा या और बिगड़ जाएगा? लोगों को सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी एक इंसान है, हम लोगों की तरह, वो भी एक मामूली इंसान ही है, वो कोई महात्मा नहीं है। तो किस तरीके से आप ईश्वर की तुलना किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ आप कर सकते हैं? ये बिल्कुल ही गलत है। श्री राम से तुलना करना जिसने भी करी है, जिस भी नेता ने, वो बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि उनसे उस लायक वो हैं कि उसकी तुलना की जा सके। अभी इस ज़माने में किसी भी व्यक्ति की तुलना श्री राम से करना, क्योंकि श्री राम हिंदू जितने भी हैं उन सब के आराध्य हैं और भगवान की तरह, और भगवान की किसी इंसान से तुलना करना, वो भी राहुल गांधी जी से, ये तो मुझे सही नहीं लगता है। भगवान सब मतलब एक ही है, लेकिन जो हमारे आराध्य हैं, हिंदू तत्व के आराध्य हैं या उनके जो मुस्लिम के आराध्य हैं, किसी को अल्लाह ताला के बराबर किसी को स्थान देना सही नहीं है। ये तो बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। वो किसी को कुछ भी बनाते थे। राहुल गांधी की प्रवृत्ति राक्षसों वाली है। ये उल्टा बोल रहे हैं। मोदी जी राम हैं और राहुल जी रावण हैं, और बाकी उनके साथ के वो कुंभकर्ण और ये सब हैं। मोदी जी के आने से हम जानते हैं मोदी जी सच्चे सेवक हैं राम के, हम सब जानते हैं, और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये हमें क्या बताएंगे राम कौन और रावण कौन, इनके कहने से क्या होता है। आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम जी का, ये हमारे कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। लोगों को सुन लिया, अब कांग्रेस को समझ में आ गया होगा कि काम बनेगा या बिगड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए बहुत जरूरी खबर है जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। हम चीनी वायरस से कितने तैयार हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है पक्की तैयारी। पक्की तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री पहले दिन से एक्शन में, बैठकें ले रहे हैं, बाकायदा मंत्रियों से बात कर रहे हैं, पूरी टीम से बात कर रहे हैं। देश कितना तैयार है इसके लिए आज एक बड़ी मॉक ड्रिल हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये स्थिति ना हो हिंदुस्तान में, चीन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये हालात ना हो भारत में, ये स्थिति परिस्थिति पैदा ना हो, इसलिए जो तैयारी की गई, अगली तस्वीर दिखाइए, इसलिए भारत ने तैयारी की है मॉक ड्रिल की। बाकायदा देश के अलग अलग राज्यों में, हर सूबे में तैयारी कर ली गई है। वेंटिलेटर काम कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर काम कर रहा है, आईसीयू काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स मौके पर हैं या नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी सबसे बड़ी टीम को उतार दिया। देखिए जरा कौन कौन कहां मौजूद था और आपके लिए क्या कुछ तैयारी कर ली है। देखिए तैयारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम उतारी थी, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में। सबसे पहले देखिए खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया व्यवस्था देख रहे थे। सफदरजंग अस्पताल का उन्होंने टेस्ट किया जाकर, वहां आईसीयू समेत दूसरे उपकरणों की जांच की, फौरन जाकर अस्पताल में ऑक्सीजन मास्कों को परखा, साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की भी जांच की, काम कर रहे हैं या नहीं। कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन देखा कि लोगों के लिए उपयुक्त जगह है। मेडिकल कर्मचारियों को पीपीई किट दी गई वहां डिप्टी। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे, खुद मौके पर पहुंचे, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर चलाकर उन्होंने देखे, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जांच की गई। यूपी में मरीजों की भर्ती को लेकर मॉक ड्रिल भी हुआ है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए थे। हमीदिया अस्पताल में व्यवस्था की जांच की उन्होंने, और अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की टेस्टिंग भी हुई। आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर तक सब कुछ जांचा गया। अस्पताल में मानव संसाधन को भी परखा गया। कोरोना के टेस्ट की व्यवस्था की भी जांच की गई। ये सारी तैयारी की गई। अब ग्राउंड जीरो से मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं पूरे भारत में क्या तैयारी है। मोदी ने चीनी वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। देश पूरी तरह से नए युद्ध से दो हाथ को तैयार हो गया है। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज एक साथ मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई। दिल्ली में टीम मोदी के सिपहसालार स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, इलाज करा रहे लोगों से मिले और चीनी वायरस से हमारी तैयारी कितनी मजबूत है यह भी जाना। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो
संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। अगला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां खुद योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक पहुंचे। लखनऊ के बलराम हॉस्पिटल में ब्रजेश पाठक को अस्पताल में घुसते ही ठंड से ठिठुरते एक मरीज दिखा, जिसे डिप्टी सीएम ने अपनी जैकेट उतार कर पहना दी। इसके बाद वेंटिलेटर से लेकर डॉक्टर से सवाल जवाब किए, एक एक चीज को खुद जाकर देखा और जाना हमारी तैयारी क्या है। अभी अपने देश में, प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल हुई। मध्य प्रदेश में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग खुद एक्शन में थे। सूबे में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जांच हुई और अस्पताल में चीनी वायरस से लड़ने की तैयारी को परखा। हमारी चुस्त दुरुस्त है और इसीलिए पूरे प्रदेश में हम मॉक ड्रिल आज कर रहे हैं, जिससे हमारी हर व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त रखें। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान के अस्पतालों में हालात क्या है, ये भी जांचे गए और कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी है, इसकी भी पड़ताल हुई। तो टीम मोदी ने चीनी वायरस से लड़ने के लिए देश की पेटी बांध ली। तो भारत ने तैयारी पक्की कर ली है, मोदी की तैयारी पक्की है, लेकिन चुनौती ये है कि फ्लाइट्स आ रही हैं, फ्लाइट से जो मुसाफिर आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव भी है। आइए अब आपको बताता हूं कहां से फ्लाइट लैंड हुई है जहां से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। क्या इसमें चीन भी शामिल है? कई और राज्य, कई और देश हैं जहां से फ्लाइट्स राज्यों में पहुंची है और उसके बाद वहां पॉजिटिव मरीज निकले। देखिए जरा, 4 यात्री, बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, 4 यात्री बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी यात्री विदेश से आए थे। ये कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों में कोरोना संक्रमण मिला है और दोनों मरीजों में एक ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है, एक विदेश से लौटा भारतीय नागरिक भी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं। म्यांमार से ये चारों यात्री आए थे और चीन से आया नागरिक भी पॉजिटिव पाया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। बिहार गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड से 9 यात्री आए थे और म्यांमार से 1 यात्री आया था। इंग्लैंड से आया था 1 यात्री, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ये है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, जो विदेशों से जो आ रहे हैं उनका स्टेटस अभी क्या है। लेकिन इस बीच सभी के लिए जहन में जो बात चल रही है कि बच्चों के लिए ये BF7 वायरस क्या बहुत खतरनाक है। बच्चों को लेकर लोग फिक्रमंद हैं इस नए कोरोना वायरस को लेकर। तो आपको क्या कुछ करने की जरूरत है? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे एहतियात बरतना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये आपको बताते हैं। लो इम्यूनिटी अगर आपके बच्चे की है तो उसे बचाकर, संभाल कर, बचकर आपको रहना है। लो इम्यूनिटी मतलब रोग से लड़ने की ताकत कम है। अगर उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसे विटामिन सी दें, जो शहद, अदरक, तुलसी में विटामिन सी होता है, नींबू और संतरे में भी होता है। आंवला, एलोवेरा और नींबू से इम्यूनिटी आप उसकी बढ़ा सकते हैं। बच्चों को BF.7 वेरिएंट से बचाना बहुत जरूरी है। कोरोना से सुरक्षा के नियमों का पालन भी जरूरी है। इसमें हाथ धोने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक है, ये सावधानियां बरतिए। लक्षण का पता चलने पर क्वारंटीन भी एक नियम है। बच्चों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में भेजने से बचें इस वक्त, क्योंकि न सिर्फ कोरोना बल्कि वायरल भी चल रहा है, वो भी खतरनाक है। कोई कोरोना लक्षण दिखे तुरंत एहतियात बरतें। कोरोना के बचाव के लिए भी सावधानी सबसे जरूरी है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, देश के 3 बड़े डॉक्टर आपको बता रहे हैं इस BF.7 जो सब वेरिएंट है कोरोना का, ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। देश के 3 बड़े डॉक्टर से सुनिए। BF7 की जो बात कर रहे हैं कि इसकी लहर चीन से उठ रही है और तमाम और देशों में जा रही है और भारत में भी अब हम देख रहे हैं कि इसके केसेस आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि बच्चों में संक्रमण ज्यादा नहीं होगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बच्चे कैरियर्स बनते हैं। बच्चे संक्रमित होकर के कई बार एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनको लक्षण नहीं होते, लेकिन उनसे ये जो
इन्फेक्शन है वो बाकी लोगों को पास ऑन हो सकता है, आगे जा सकता है। इसलिए एक तरफ जहां अब 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण भारत में उपलब्ध है, तो अगर आपने नहीं लगवाया तो जरूर लगवाना चाहिए। बच्चों के लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन कोर्बीवैक्स है वो एक RBD-S1 यूनिट प्रोटीन वैक्सीन है। इसका मतलब है कि ये वैक्सीन शरीर के अंदर जाकर उस कंपोनेंट, उस प्रोटीन को नकल करती है कोरोना वायरस के, जो हमारी बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। इस वैक्सीन के हार्डली कोई साइड इफेक्ट्स है, बहुत ही कम लोगों को हल्का सा पेन साइट जहाँ पे लगी है इंजेक्शन वहाँ पे फीवर, थोड़ा सा बॉडी एक रहता है, हल्की सी रैश होने के चांसेस रहते हैं। वैक्सीनेशन जो है बच्चों का जो 12 to 18 ईयर्स का हुआ है उसको आप पॉजिटिव लेके चलें, और क्योंकि जो ये वायरस है ये सब म्यूटेट ही तो कर रहा है, तो म्यूटेशन के बाद ही जो भी अब आगे निकल के आ रहे हैं, तो इसमें जो हमारा कन्वेंशनल वैक्सीन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, चाहे उनको कोर्बीवैक्स लगी हो चाहे कोई भी और वैक्सीन लगी हो, तो उसका बेनिफिट पक्के से मिलेगा। तो डॉक्टर्स को आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच डॉक्टर्स वैक्सीन की बात भी कर रहे हैं। एक और अच्छी खबर है कि नेजल स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया था, तो नेजल स्प्रे अब मार्केट में लगभग आ गया है। कितने का ये स्प्रे है, कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे। नेजल को मंजूरी के बाद अब कीमत इसकी तय हो गई है। वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, इस वैक्सीन का नाम है। तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे ये स्प्रे दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में इसकी कीमत है 325 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 800 रुपए तक हो सकती है। दुनिया की ये पहली नेजल कोरोना वैक्सीन है। नेजल वैक्सीन एक सिंगल डोज वैक्सीन है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले बूस्टर की तरह इसे ले सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन ले चुके हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो आप ये नेजल स्प्रे बूस्टर डोज की तरह ले सकते हैं। इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ये ब्लॉक करती है। मरीज में माइल्ड हल्के लक्षण में भी नजर नहीं आएंगे। साइड इफेक्ट भी दूसरी वैक्सीन के मुकाबले इसके कम है। वैक्सीन देने के लिए सुई सिरिंज की जरूरत भी नहीं है। नेजल वैक्सीन की 4 ड्रॉप्स दी जाएंगी, वो काफी होंगी। 23 दिसंबर को नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक ने वुसम के साथ मिलकर बनाया है, यानी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर यह बनाया गया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में फिलहाल स्थिति क्या है। इसलिए राहत की खबर हम लोगों के लिए यह है कि भारत में हालात कोरोना से जो है वो बहुत बेहतर है। साप्ताहिक मरीजों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी एक हफ्ते में जो मरीज आ रहे हैं। पिछले रविवार को वीकली मरीज यानी साप्ताहिक मरीज 1219 थे, इससे पिछले हफ्ते में 1103 थे। और तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब में मामूली इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान में भी मरीज बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में नए कोरोना के मरीज 157 आए हैं। देश में जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 में कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो 100 में ये रेट है अभी 0.32, यानी 100 में एक आदमी से भी कम निकल रहा है। हालांकि रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, यानी अगर 100 आदमी बीमार हो रहे हैं तो 98% से ज्यादा लोग ठीक हो जा रहे हैं पूरी तरह। देश में अब कुल केस घटकर 3421 हो गए हैं। 24 घंटे में 49,464 टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 97,622 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब तक 220 करोड़ वैक्सीन की खुराक लग चुकी है। तेलंगाना में टीकाकरण 400% बढ़ गया है। तो आपने भारत की तैयारी देख ली कि हम चीनी वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है, आरक्षण है बहाना, 24 पर है निशाना। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आज एक कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट का फैसला यह आया कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में रद्द किए जाएं और चुनाव कराया जाए। यह फैसला कोर्ट से आते ही अखिलेश और मायावती ये आरोप लगाने लगे। अगली तस्वीर दिखाई, अखिलेश मायावती आरोप लगाने लगे कि योगी सरकार पिछड़ों के खिलाफ है।
मोदी सरकार पिछड़ों के खिलाफ है। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर इसके पीछे की आपको हकीकत दिखाता हूं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। सबसे पहले तो आरक्षण ओबीसी का खाने वाले अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव ने ओबीसी का आरक्षण खाया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश क्या दिया? विपक्ष ने मुद्दे को लपकते हुए बीजेपी पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी तक बता दिया। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। सियासी तौर पर कम सक्रिय रहने वाली बहन मायावती भी आरक्षण के मुद्दे पर एक्टिव है। मायावती ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार दिया। आरक्षण को लेकर अखिलेश और मायावती की सियासी तेजी बता रही है कि 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने का कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन पीएम मोदी पिछड़ों की सियासत करने वालों की दुकान बंद कर चुके हैं। देश में पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा अब मोदी के साथ है। यही वजह है कोर्ट के फैसले के बाद विरोधियों ने बिना जाने मिसफायर करना शुरू कर दिया। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। तो दरअसल लड़ाई सारी ये है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी के साथ ओबीसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आकर जुड़ गया है। इसलिए कोर्ट ने क्या फैसला दिया, पहले ये आपको दिखाता हूं, फिर आप समझेंगे। कोर्ट ने दरअसल 5 दिसंबर को निकाय चुनाव पर अधिसूचना जारी की गई थी। यूपी सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी और नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई। याचिका में ओबीसी आरक्षण पर आपत्ति जताई गई। ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं हुआ। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। हाईकोर्ट ने तत्काल अधिसूचना को रद्द कर दिया यूपी में, और कोर्ट के सवाल पर यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने कहा ओबीसी के आरक्षण का पूरा पालन हम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में वक्त लगेगा, इसलिए सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। नगर निकाय के गठन में देरी नहीं की जा सकती, यह कहा कोर्ट ने। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जल्द चुनाव जरूरी है। ओबीसी आरक्षित सीटों पर जनरल कैटेगरी के तहत चुनाव कराए जाएं। एससी और एसटी सीटों पर आरक्षण के तहत चुनाव हो, यह कहा कोर्ट ने। उसके फौरन बाद अब देखिए वो लोग जिनकी पूरी सियासत पिछड़ों पर ही चलती रही है, योगी और मोदी ने दुकान बंद कर दी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के पक्ष में सरकार भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको देते हुए ही चुनाव कराया जाए। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे, यह स्पष्ट। अगर माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो आदेश को लेकर के उसकी समीक्षा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे इस पर सियासत शुरू हो गई, कौन क्या कह रहा है। पिलर ग्राफिक दीजिए जरा, किसने क्या कहा। आरसी पिलर ग्राफिक्स आइए फास्ट प्लीज। कौन क्या कह रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सीएम योगी ने कहा निकाय चुनाव को लेकर आयोग का गठन होगा,
ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। यानी सियासतदान हमला कर रहे थे, योगी ने कहा ठीक है हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ओबीसी आरक्षण देंगे और उसके बाद नगर निकाय चुनाव होगा। जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या लिखा? भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, दाने बांटकर खेत लूटने वालों से बचें। बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। तो जी ओबीसी थे, दलित तक पहुंच गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पिछड़ों के वोटों की कमाई से परिवार के लिए मलाई। अखिलेश यादव जी की राजनीति का यही सूत्र है। इस सच्चाई से उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। मायावती ने लिखा अमूमन खामोश रहती हैं। हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। सरकार की कारगुजारी का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज जरूर देखे। अपना दल जो पिछड़ा वोट बैंक अपना दल के साथ है, ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव उचित नहीं है। हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सियासतदानों ने कहा। लेकिन सुनिए जरा राम गोपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं और ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। सुनिए दानिश क्या कह रहे हैं और ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। बीजेपी की नीयत में फितूर है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में फितूर था ओबीसी को उनका हक ना दिया जाए, इसलिए ये फैसला आया है। और दूसरी तरफ अब क्या है कि भाजपा और भाजपा की सरकार है, ये टॉप टू बॉटम इनका ये विकेंद्रीकरण के खिलाफ है, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते। हम ओबीसी एससी एसटी समाज के भाई बहन हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका हक हम मानेंगे और रखेंगे और हर स्थिति में उनके साथ हम खड़े मिलेंगे। अभी न्याय मंत्रालय इसका परीक्षण करके जैसा कहेगा वैसा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट का फैसला लेकिन मोदी और योगी टारगेट पर क्यों है। उसके पीछे है यह बड़ी वजह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है वजह, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं। यूपी में दरअसल ओबीसी वोटर सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस पर कभी कहा जाता था उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन नहीं, अब ओबीसी पिछड़ा वर्ग से बड़ा वोट बैंक नहीं है यूपी में। ओबीसी वोटर 50% से ज्यादा है यूपी में, मोर देन 50%। यूपी में ओबीसी वोटर जीत की गारंटी है। जहां वो पिछड़ा वर्ग गया वहां जीत तय है। 2024 में ओबीसी वोटर ने बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिलाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 71 सीटें ओबीसी वोट बैंक के वजह से जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। ओबीसी समाज के समर्थन से बीजेपी की बम्पर जीत हुई। 2019 और 2022 के चुनाव में भी यूपी में बड़ी जीत इसीलिए मिली। गैर यादव वोटर्स, ओबीसी वोटर्स ने खुलकर बीजेपी को वोट किया और बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी ने यूपी में ओबीसी नेताओं को बड़ा पद भी दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जो ओबीसी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हमला तेज हो गया। अखिलेश ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता दिया। ओबीसी वोटर को बीजेपी से दूर करने की भी कोशिश की। कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी ने बाकायदा बयान दिया। योगी ने कहा ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। यानी एक बात साफ है कि कोशिश जितनी भी कर ले विपक्ष, क्या वो पिछड़ा वर्ग को यह भ्रम पैदा कर सकता है कि योगी और मोदी आरक्षण छीनना चाहते हैं। योगी अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, कैसे समाधान होगा इस समस्या का, यह भी आपको बता रहे हैं। यूपी की तरह ही अन्य राज्यों में आरक्षण पर पेच फंस चुका है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी अध्यादेश को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की शर्तों पर आरक्षण देने को कहा। फिर ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला भी आरक्षण उसके जरिए तय हुआ। मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया है। ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है? इसी फॉर्मूले के तहत राज्य सरकारें ओबीसी आरक्षण तय करें। ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए आयोग बनाएं। टेस्ट का पहला हिस्सा यह है, योगी आयोग बना देंगे। आयोग की सिफारिश पर ओबीसी सीटों को तय किया जाएगा। दूसरा हिस्सा यह है, ओबीसी एससी और एसटी आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। यह है 3 ट्रिपल टेस्ट।
ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर सीएम योगी पूरी तरह से एक्टिव है। योगी बोले आयोग का गठन वो करेंगे और ओबीसी समाज को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा। तो इसलिए विरोधियों का जो ये तीर है ये भी पूरी तरह से खाली जाने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो मुंबई से आई, जिसका असर पूरे देश पर हुआ है, और वो खबर है तुनिशा से जुड़ी। तुनिशा की मौत और आंसुओं का सच। शेजान क्योंकि रो रहे हैं इंटेरोगेशन के दौरान। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तुनिशा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। परिवार के लोग मौजूद थे, बॉलीवुड की बहुत से लोग मौजूद थे उनके साथ, जिन्होंने काम किया है, जिन कलाकारों ने, वो पहुंचे थे उस वक्त। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं तुनिशा की आखिरी तस्वीर, जिस वक्त उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। पूरी तरह उन्हें तैयार किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां बिल्कुल बेसुध हो गई, कुछ वक्त के लिए होश में भी नहीं थी। यह स्थिति पैदा हो गई थी उनकी मां की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और इस बीच शेजान का परिवार भी पहुंचा था। शेजान की बहनें पहुंची थी तुनिशा के अंतिम संस्कार के वक्त। शेजान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सवाल जवाब कर रही है, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, उसका परिवार भी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था। आइए अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन पहुंचा था और किस तरह से पंचतत्व में विलीन हुआ तुनिशा का पार्थिव शरीर। दरअसल मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा का अंतिम संस्कार किया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं तुनिशा की। लाल जोड़े में तुनिशा की अंतिम विदाई हुई और मीरा रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मामा ने तुनिशा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार देखकर तुनिशा की मां बेहोश हो गई। दोस्त और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। फैन और फिल्मी सितारों ने भी नम आंखों से विदाई दी। अंतिम संस्कार में शेजान की मां और बहन शामिल हुई थी। तुनिशा की मौत के मामले में आरोपी है शेजान, जिससे पूछताछ चल रही है। 24 दिसंबर को तुनिशा की मौत हो गई थी। मुंबई में अलीबाबा सीरियल सेट पर फांसी लगा ली थी। सेट के मेकअप रूम में तुनिशा का शव बरामद हुआ था। महज 20 साल की थी तुनिशा शर्मा। बेहद जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़की थी तुनिशा। ब्रेकअप के बाद उदास और गुमसुम चल रही थी। 15 दिन पहले शेजान से ब्रेकअप हुआ था तुनिशा का। 6 महीने तक शेजान के साथ रिश्ते में थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां अब्बास मस्तान भी पहुंचे थे, फिल्म मेकर। सुनिए जरा। वेरी वेरी शॉकिंग, वेरी वेरी सैड। हम लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे इतनी बच्ची है ऐसा करेगी, इतनी यंग उम्र में। हमारे साथ काम किया उसने, रिसेंटली हमारे साथ फिल्म की शूटिंग की, तो ऐसा देख के लगता ही नहीं था कि ये लड़की ऐसा सोच सकती है या ऐसा कुछ कर लेगी। अपने आप को दुनिया से मैं क्या बताऊँ, शॉकिंग और सैड न्यूज़ से अलावा और कुछ सोचा ही नहीं हमने। हम लोग ने और कुछ सोचना भी नहीं है हमको कि क्या है क्या नहीं। बस ये सबसे बड़ी दुख की बात है उनकी फैमिली को, उनकी माँ पे क्या असर पड़ा होगा। इसकी माँ के बच्चे लोग सोचते नहीं कि माँ पे क्या असर है क्या नहीं, पर देख के तो उसको लगता ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेगी या ऐसा लाइफ में करेगी। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर। सुशांत केस में सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। कल भी जिस शख्स को मैंने आपको सुनवाया था, जो मॉर्चरी अटेंडेंट था, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, वो फिर रिपब्लिक से आज उसने बात की है। हमारी सहयोगी अलीशा से बात की, एक्सक्लूसिव बातचीत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। रूप शाह का इंटरव्यू अलीशा ने लिया है, वो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं। वो जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि क्योंकि सबूत नहीं है, इस वक्त सबूत नहीं है, क्योंकि सुशांत की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसलिए रूप शाह की गवाही बहुत ज्यादा अहम है। सुनिए जरा। अपन अपना काम करने का बॉडी सी क्या हो गया, वो जो विसरा सब रहता है वो सब पैक करके उसको सील लगा के लेबल लगा के हमने अभी बॉडी जाने वाले, हम सोच रहे थे अभी लेके जाएंगे। अभी इतना वक्त करने का बोलेगा तो मैं भी सोच गया भाई लेके जाने वाला होगा कि इतने इमरजेंसी में हो रहा है, क्योंकि रात में थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो होता भी नहीं ऐसा अगर इमरजेंसी। और वीआईपी बॉडी का तो थोड़ा बहुत बड़ा इसमें से होता है। हो गया, सब हो गया, फिर बॉडी सुबह जाने वाली है, फिर हमने ऐसा मतलब ये करके रैप करके मॉर्ग में रख दी। पहली बार जब आपने बॉडी देखी, आप जैसे बता रहे कितने सालों का तजुर्बा है आपका,
इस पोस्टमार्टम के लिए। पहली बार जब आपने बॉडी देखी और आप बता रहे कि ये सुसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, किस हालात में वो बॉडी आई थी, अगर इस बारीकी पर अगर आप बता पाए। जी हाँ, तो पहली बात मैं अभी पूरा ध्यान से नहीं, मेरे को अभी याद आ रहा है, राइट या आंख है या लेफ्ट आंख है वो मैं मालूम नहीं, इतना जोर से यानी पंच मारा हुआ था कि पूरा आंख काला होके लाल डेंजर के मापित हो गए। अगर सच्ची फोटोग्राफी अगर उधर से अच्छा हो गया होगा तो डिटेल में आ जाएगी। दूसरी बात, मैं जो अभी इंजुरी कैसा रहता है, मुक्का मार, अभी अपन चलते चलते कभी किधर गिर गए, अगर बॉडी हेल्दी है, कुछ अच्छा है, किधर अच्छे से हो गया तो क्रैक हो जाता है, वो ऊपर से नहीं दिखता है। लेकिन जब क्रैक हो गया आदमी, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, जब चलने फिरने लगता है तो उसको मालूम पड़ता है। वैसा हमारे मतलब अभी 5 सेक्शन में मैं ये काम कर चुका हूँ। हमारा हेड ऑफिस जे है, जे राजावाड़ी, कूपर, सिद्धार्थ और भगवती। अभी तक 50-60 हज़ार के ऊपर मैंने बॉडीज ऐसा देखे हुए किए हुए। उसके अंदर से मेरे को थोड़ा वो हिसाब से मैं साहब से बात करने गया, तो साहब बोला तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इन चीजों पे काम नहीं करना है, या फिर इस पर? देखो, ये ऐसा बात है ना, जब इतना इग्नोर हो गया तो मैं भी थोड़ा ये हो गया ना, कि मैं भी सुशांत सिंह का फैन हूँ, तो एक उनका जैसा ख्वाब था भाई चांद के ऊपर अपन घर लेंगे, मेरा भी कुछ ख्वाब होएगा ना भाई, मैं भी चांद के ऊपर लेकर काम घर लूँगा। तो हिसाब से मेरा भी, अब हम भी 4 क्लास होंगे के बाद हमारे भी कुछ है, हमारे भी कुछ ये रहता है। तो साहब बोले ठीक है। फिर हमने देखा था तो वो जो गले का जो अपना हैंग का रहता है वो एक रैंक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक लाइन में। दूसरा बार मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी। जिन्हें आप सुन रहे थे रूप कुमार शाह, इनका पोस्टमार्टम में काम यह था, पूरी बॉडी को एक काटते हैं, खोलते हैं और उसके बाद सीते हैं। ये पिछले 28 साल से कर रहे हैं। इन्होंने सुशांत की बॉडी देखी, उसके बाद ये बोल रहे थे। तो सुशांत को उम्मीद अभी भी इंसाफ की है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।